आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास चुनावी पॉडकास्ट और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। आपको बता दूं कि देश के 5 अहम राज्य पश्चिम बंगाल, असम, केरल, पुडुचेरी और तमिलनाडु में मतगणना जारी है और रुझानों ने सियासी हलचल तेज कर दी है। कहीं सत्ता बदलने के संकेत तो कहीं कड़ा मुकाबला। ऐसे में हर राज्य से उठ रहा है बड़ा सवाल। आइए इन पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है इंडिया टाउन न्यूज के कंटेंट एडिटर अजय सोनी जी। अजय सोनी जी, स्वागत है। लगातार चुनावी बवाल जिस तरह से 5 राज्यों में देखा जा रहा है, एक हट के नज़ारा है इस बार जो रिजल्ट आ रहा है। तो मेरा पहला सवाल है, क्या तृणमूल कांग्रेस की 15 साल पुरानी पकड़ कमजोर पड़ रही है? बिल्कुल, देखिए कमर जी, सवाल में जैसा कि आपने कहा कि क्या पकड़ कमजोर पड़ रही है, कमजोर पड़ रही है नहीं, कमजोर पड़ चुकी है। ये बातें हम यदि चुनाव के दौरान करते कि कमजोर पड़ रही है तो अलग विषय था, लेकिन आज जब हम रुझान देख रहे हैं और शुरुआती रुझान जब 150 प्लस के बीजेपी के आए तब ऐसा लगा कि चलो कहीं ना कहीं टीएमसी कवर अप करेगी। लेकिन चूंकि अब मध्यांतर हो चुका है, शाम होने वाले हैं और कुछ समय बाद रिजल्ट हो जाएंगे और तकरीबन 200 के आंकड़े को भाजपा छूने वाली है। और वहीं जहां अब तक सैकड़े के आंकड़े से टीएमसी ऊपर थी, वहीं अब वो 89-90 के आसपास है। 100 से अधिक सीटों पर भाजपा ने बंगाल में प्लस किया है और लगभग उतनी ही सीटों में टीएमसी जो है वो पीछे हुई है, हार के कगार पर है। इन दोनों चीजों में देखा जाए तो देश की सबसे बड़ी पार्टी जहां एक समय कांग्रेस कही जाती थी, मौजूदा समय में देश की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा कही जाती है। लेकिन बंगाल चुनाव देखा जाए तो वह 2 बड़ी पार्टियों का नहीं बल्कि टीएमसी और भाजपा का चुनाव होकर रह गया था। कांग्रेस 1 सीट पर है वहां पर, मतलब दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी वो। कांग्रेस का तो खैर नामो निशान नहीं है, लेकिन अगर हम टीएमसी और बीजेपी की बात करें तो लगातार उनकी जो तो आमने सामने की रही टक्कर, लगातार बड़े बड़े नेता वहां पे गए। लेकिन इसी बीच में क्या भारतीय जनता पार्टी पहली बार स्पष्ट बहुमत से वहां पे अपने आप को साबित कर पाएगी, लगता है? बिल्कुल, स्पष्ट बहुमत तो जनादेश लगभग दिख रहा है कि 147 बहुमत का आंकड़ा है और बहुमत के आंकड़े से बीजेपी आगे जा चुकी है। ठीक है, सीटों के जीत हार का आंकड़ा भी सामने नहीं आया है, लेकिन जो रुझान है तो मैं नहीं कहता कि यदि 200 भी जीते, लेकिन फिर भी स्पष्ट नतीजे यह बताते हैं कि बीजेपी जो है वो बहुमत के आंकड़े को प्रचंड रूप से पार कर देगी। दूसरी बात यह है कमर जी, आपने कहा कि बीजेपी की बड़ी जीत 15 वर्षों का ये जो टीएमसी का गढ़ था, ममता बनर्जी का जो गढ़ था, उसे तोड़ने में भाजपा ने सफलता हासिल की है। और इसके पीछे हम अक्सर बात करते हैं कि कांग्रेस का प्रदर्शन सही क्यों नहीं रहा है। तकरीबन 3 वर्षों से, 2.5 से 3 वर्षों से भाजपा ने पश्चिम बंगाल को अपना टारगेट रखा हुआ था। अभी जब सुबह के रुझान आए तो बंगाल में मेरे एक मित्र से बात हो रही थी, तो ये बड़ी अच्छी बात है, ये बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने एक स्ट्रेटेजी बताई मुझे कि बंगाल में जो चुनाव होते हैं तो बंगाल में हर जो वार्ड होता है या जो बूथ, जो बड़े क्षेत्र होते हैं, वहां पे टीएमसी के 2 नेता होते हैं। एक नेता जो पार्टी का प्रचार करता है, जो प्रमुख नेता होता है। एक दूसरा व्यक्ति वह होता है जो चुनाव में, सीधी सी बात है, शराब वगैरह पैसे वगैरह बांटना कोई नई बात नहीं है। तो एक दूसरा जो लीडर होता है वह साइलेंट होता है, लेकिन वह शराब और पैसे वगैरह की जिम्मेदारी उठाता है। बीजेपी ने, भाजपा ने पिछले 2-2.5 वर्षों में ऐसे पूरे लोगों की सूची बना रखी थी और चुनाव के 10-15 दिन पूर्व सारे लोगों के घर के सामने सीआरपीएफ की तैनाती की गई, किसी न किसी मामलों में उन्हें उलझा कर रखा गया। तो बीजेपी की अपनी एक रणनीति है। और सीधी बात करें तो पूरे देश में आपने देखा होगा कि हर 2-3 विधानसभा में एक मुख्यमंत्री, मतलब यदि भाजपा की रणनीति देखा जाए तो छोटे छोटे सेक्टरों में भी सांसदों को जिम्मेदारी दी गई थी। एक एक कार्यकर्ता बूथ लेवल के पूरे देश से भेजे गए थे। तो बीजेपी जिस तरह से चुनाव लड़ रही थी तो ऐसा लग रहा था, लेकिन
ऐसा नहीं लग रहा था कि टीएमसी इस कंडीशन पे आ जाएगी, एक तरफा बीजेपी हो जाएगी। बीजेपी की अपनी रणनीति है, लेकिन इसी बीच अगर हम बात करें तो क्या एंटी इनकम्बेंसी इस बार निर्णायक साबित हो रही है? जी बिल्कुल कमर जी, देखिए 5 साल, फिर 5 साल, फिर 5 साल। मैं आपको छत्तीसगढ़ के हिसाब से समझाता हूं। 2003 में डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार बनी, फिर 2008 में बनी, फिर 13 में बनी। कार्यकाल अच्छा था, डॉक्टर रमन सिंह जी सर्वमान्य नेता भी थे, सारी चीजें अच्छी भी चल रही थी, लेकिन एक प्रमुख कारण रहा एंटी इनकम्बेंसी। एक जो परिवर्तन की लहर की बात की जाती है कि 15 सालों में वास्तव में लोग उब जाते हैं, तो ये एक एंटी इनकम्बेंसी भी कहा जा सकता है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी ने जो घोषणाएं की, घोषणा करने में भारतीय जनता पार्टी का कोई सानी नहीं है। तो जिस तरह की घोषणाएं की गई, जिस तरह की, आपको एक वो बताता हूं मैं, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के कार्यकाल में क्लब फैक्टर चलता है, आपको पता है? क्लब फैक्टर, हर वार्ड में, हर बूथ में एक कैरम के क्लब होते हैं, एक कैरम के क्लब होते हैं। टीएमसी उनको फंडिंग करती है। अच्छा। टीएमसी उनको फंडिंग करती है, और वो सिर्फ चुनाव के दौरान नहीं, पूरे 12 महीना 8 काल टीएमसी उनको फंडिंग करती है, वहां लोग जुटते हैं और वो काम करती है। लेकिन ये 15 साल बाद ये पहला चुनाव है जहां भाजपा ने क्लबों को तोड़ने का काम किया, क्लबों को तोड़ने का काम किया, रीढ़ की हड्डी पर भी वार हाँ, किया। क्लबों को तोड़ने का काम किया। ये एक बड़ा फैक्टर है। दूसरा, मैं ये भी जानना चाहूंगा इस बीच में, जैसे कि ग्रामीण और जो शहरी वोटिंग का जो पैटर्न में क्या बदलाव देखे आपने इस बार? नहीं, देखिए इसमें 2 चीजें हैं। बीते दिनों जब वोटिंग हुई तो लगातार मैंने सारे न्यूज चैनलों में भी देखा और सारे जगहों पे ये बातें आई कि वोटिंग परसेंट ज्यादा है। वोटिंग परसेंट ज्यादा नहीं था। दरअसल हुआ क्या कमर जी कि पहले एक बूथ में मान लो 100 लोग थे, ठीक है, 100 लोगों ने वोट दिया। 100 में से यदि 80 लोगों ने वोट दिया तो मतदान हो गया 80%। लेकिन SIR में 100 में से लगभग 15 नाम कट गए, 85 लोग ही बचे। 85 में भी 80 लोगों ने ही वोट दिया, लेकिन वोट परसेंट हो गया 92। इसलिए ऐसा लगने लगा था कि वोट परसेंट ज्यादा हुआ है। जी, बंगाल से लेकर अगर हम बात करें, हमारे पास और भी 4 राज्य पड़े हुए हैं। अगर हम बात करें तो क्या ये जो नतीजे हैं, ये 2029 के जो लोकसभा चुनाव है, क्या उसकी दिशा तय करेंगे? बिल्कुल दिशा तय करेंगे। राजनीति, मतलब बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि जनता अपना मूड बदलती है। मौजूदा समय में जनता मूड नहीं बदल रही है। जनता जो है, जनता को लोक लुभावने वादे चाहिए, और लोक लुभावने वादों में जनता वोट दे रही है। चाहे वो छत्तीसगढ़ की बात कर लीजिए, मध्य प्रदेश की बात कर लीजिए, राजस्थान की, और भारतीय जनता पार्टी और अन्य पार्टियां ये समझ चुकी हैं कि पुरुषों से ज्यादा चुनाव में मात्र शक्ति को मैनेज करना अति आवश्यक है। हाँ, मतलब महाराष्ट्र चुनाव देख ले, छत्तीसगढ़ हाँ, चुनाव आप महतारी वंदन देख लीजिए, मध्य प्रदेश देख लीजिए, जो शिवराज सिंह चौहान जी ने लाडली बिटिया वाला वो चालू किया था, उसके बाद महिलाओं को साधने में आगे है। दूसरा, आपने कहा कि क्या 2029 के लोकसभा चुनाव में फर्क पड़ेंगे? बिल्कुल फर्क पड़ेंगे। जैसे बंगाल था, भाजपा की सरकार बैठेगी, भाजपा की सरकार बैठेगी, भाजपा के लिए प्लस होगा। जो आमूल चूल ढांचा होता है, तो भाजपा ऐसा तो है नहीं कि अब सिर्फ विधायक बैठ जाएंगे। अब एक चपरासी से लेकर IAS IPS तक भाजपा कैडर के लोग बैठेंगे, तो सीधी सी बात है। और प्रशासनिक जो तंत्र है वो मौजूदा सत्ता सरकार के लिए काम नहीं करता, इसमें कोई संदेह वाली बात ही नहीं है। जी, जिस तरह से बंगाल पे हमारी चर्चा चल रही है, वहीं हम अगर बात करते हैं असम की, तो अजय जी, क्या भारतीय जनता पार्टी अपनी बढ़त को जीत में बदल पाएगी, जिस तरह से हालात फिलहाल अब तक के जो असम में बने हैं? बिल्कुल। असम की यदि बात करें तो एक चुनाव में एक विवादित चेहरा सामने आया, मौजूदा जो मुख्यमंत्री थे हिमंता बिस्वा शर्मा का। चाहे वो मीडिया वालों से बदतमीजी का मामला हो, चाहे उल जलूल बयान देने वाला मामला हो, चाहे मांस भक्षण वाला मामला हो, उत्पत्ति तो उनकी कांग्रेस की है। बिल्कुल। वो आए भाजपा में, भाजपा ने उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया,
और मौजूदा समय में असम में देखिए एंटी इनकम्बेंसी तो है नहीं वहां, बिल्कुल। लेकिन आपने एक चीज गौर किया होगा कि हिमंता बिस्वा शर्मा के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा गया, बिल्कुल नहीं लड़ा गया उसमें। उनके चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा गया। लगभग 12 सीट भारतीय जनता पार्टी अभी तक जीत चुकी है और लगभग 90 सीट में वो आगे चल रही है, मतलब 64 का जो बहुमत का आंकड़ा है वो पार हो चुका है। लेकिन जहां बार बार देखा जा रहा था कि असम के चुनाव में मणिपुर की आंच आएगी, वो कहीं दिखाई नहीं दिया। मणिपुर में जहां महिला के निर्वस्त्र होकर पीटने का मामला हो, हत्याओं का मामला हो, मणिपुर में जो अराजकता का दौर था, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इस बात की तारीफ करनी चाहिए कि असम में मतलब लग रहा था कि बिल्कुल चीन का मुद्दा या फिर मणिपुर का मुद्दा आएगा, लेकिन चीजों को इस तरह से मॉडिफाई किया गया और असम में भी वही रहा कि पूरे देश के तमाम लोगों को वहां झोंक दिया गया। लेकिन क्या इसी बीच क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की वापसी की स्थिति में है? होगी वापसी उनकी? देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो मौजूदा स्थिति है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी हैं, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि कांग्रेस की कोई अपनी स्ट्रेटेजी है। मतलब कांग्रेस अब किस तरह से हो गई है, मतलब एक वो नहीं कि गांव में अचानक आग लग गया तो फायर ब्रिगेड वगैरह की व्यवस्था भले ना हो, बाल्टी लाओ और आग बुझाओ। तो चुनाव के कुछ दिन पहले कांग्रेस जागती है और चुनाव मतलब उन्होंने लगभग तय कर लिया है कि हमें चुनाव हारना है। 5 जगह नजर आया वैसे, 5 जगह। हाँ, केरल की बात करें तो केरल की बात अलग है। केरल में 10 साल बाद कांग्रेस ने वापसी की है, लेकिन उसका भी एक कारण यह है कि राहुल गांधी जी खुद केरल को बिलोंग करते हैं, खुद वहां से रहे हैं। अब उस जगह को भी यदि हार जाएंगे, मैं अपने घर में ही यदि अध्यक्ष का पद हार जाऊं तो वो भी बुरा है, लेकिन केरल में वापसी हुई है। और तमिलनाडु की यदि बात करें तो तमिलनाडु में तो सारे राजनीतिक आकलन ध्वस्त हो चुके हैं। हम अभी वहां जाएंगे, लेकिन पहले ये बताइए कि जिस तरह से हम अभी असम की बात कर रहे हैं, क्या सीटों का नुकसान कांग्रेस के लिए बड़ा झटका बनेगा, ये जिस तरह का कांग्रेस को नुकसान हुआ है? कमर जी, बिल्कुल। आप असम के कांग्रेस की राजनीति में थे, तकरीबन 26 सीट भाजपा प्लस में है, ठीक है, और तकरीबन उतनी ही सीट कांग्रेस माइनस में। तो वोट परसेंटेज है कि ये होता है कि सीटें भले कम हो रही हो लेकिन वोट परसेंटेज, जैसे बंगाल का मामला है, सीटें भले ऊपर नीचे हैं लेकिन वोट परसेंटेज समतल है, बराबर से चल रहे हैं। लेकिन असम में तो वोट परसेंटेज भी बिल्कुल कांग्रेस का गिरा हुआ है। तो क्या इसमें जो है तो क्षेत्रीय मुद्दे बनाम राष्ट्रीय मुद्दों में असम चुनावों में क्षेत्रीय मुद्दों को हवा देकर भाजपा ने जिस तरह से माहौल बनाया और एक एक बूथ में जिस तरह से उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपने काम कराया, कांग्रेस उन चीजों में पीछे रही। कांग्रेस के साथ असल में एक दिक्कत यह रही कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो बूथ लेवल पर जाकर एक एक कार्यकर्ताओं को लगाकर मेहनत करती रही, वहीं जो कांग्रेस है उन्होंने सिर्फ अपना फोकस नरेंद्र मोदी पर रखा। तो क्या ये गठबंधन की जो राजनीति में जो चुनाव परिणामों को प्रभावित करेंगे, लगता है आपको ऐसा? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि गठबंधन की जो पॉलिटिक्स है वो यदि चुनाव परिणाम को प्रभावित करे, लेकिन यहाँ तो भाजपा लगातार आगे दिख रही है, कांग्रेस लगातार बैकफुट में दिख रही है। और गठबंधन की राजनीति किस तरह की होती है, बिहार जैसे क्षेत्रों में आपने देखा है कि गठबंधन की सरकार कैसे होती है। कहीं से आपको लग रहा था क्या कि सम्राट चौधरी बनेंगे? बिल्कुल नहीं। एक समय हमारी चर्चा हो रही थी तो मैंने आपको कहा था कि नीतीश कुमार जल्द ही रवाना हो जाएंगे। लेकिन यह वही इसी बीच जो नतीजे आ रहे हैं, अगर हम केरल की बात करें तो वहां पर भी बड़ा सियासी भूचाल अजय जी नजर आ रहा है। क्या यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट सत्ता में वापसी कर रहा है, लग रहा है आपको? केरल की यदि बात करें तो जो मैंने पहले ही आपको कहा कि 10 साल बाद कांग्रेस ने वापसी की है। बहुमत का आंकड़ा 71-72 का है, वहां पर 71 या 72 का आंकड़ा है और लगभग 63 सीटों पर कांग्रेस आगे दिख रही है। कुछ सीटें वो जीत भी चुकी है, लेकिन यूडीएफ और कांग्रेस सुख दुख के साथ ही रहे हैं, तो यदि प्रचंड बहुमत कांग्रेस का आ भी जाता है तो मुझे लगता है कि मंत्री पद और बाकी चीजों की जब
बाकी चीजों का जब बंटवारा होगा तो यूडीएफ को कांग्रेस छोड़ेगी नहीं। इसलिए नहीं छोड़ेगी क्योंकि ये तो विधानसभा चुनाव, आगे लोकसभा भी तो है, और यूडीएफ के बिना कांग्रेस वहां पर बहुत ज्यादा जीत दर्ज कर पाएगी ऐसा मुझे लगता नहीं। तो क्या दोनों एक दूसरे के पूरक नजर आते हैं मुझे। वहीं भाजपा की बात करें तो भाजपा 2 या 3 सीटों पर सिमटती नजर आई है। तो अजय जी, क्या जो 12 मंत्रियों का जो पिछड़ना, क्या एंटी इनकम्बेंसी का असर है? बिल्कुल एंटी इनकम्बेंसी का। देखिए, राजनीति में छत्तीसगढ़ की यदि आपको बात बताऊं, चूंकि हम मुख्यालय हम छत्तीसगढ़ में बैठे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी 2018 में कांग्रेस की सरकार आई। कांग्रेस की सरकार के बाद 2018 में कांग्रेस की सरकार आने के बाद दोबारा जब भाजपा की सरकार आई, एक बार 5 साल अज्ञातवास काटने के बाद, तो आपने देखा होगा कि जो पूर्व मंत्री हैं वो कुछ मंत्रियों को ही तवज्जो दिया गया। बिल्कुल। बाकी भाजपा सरकार ने बाकी मंत्रियों को एक सिरे से दरकिनार कर दिया, चाहे वो राजेश मूणत हो, चाहे वो अजय चंद्राकर हो, चाहे वो अमर अग्रवाल हो, बिल्कुल, चाहे वो कोई भी हो, चाहे महेश गागड़ा हो, इन्हें किनारे कर दिया। तो एंटी इनकम्बेंसी तो है और इनके पिछड़ने का कारण भी वही है। तो क्या बीजेपी अपने आप को मजबूत कर पाएगी आने वाले समय में, ऐसा लगता है? बिल्कुल, बीजेपी अपने आप को केरल में मजबूत कर पाएगी, लेकिन कार्य के बदौलत। यदि बीजेपी सोचेगी कि द केरला स्टोरी पार्ट 1, द केरला स्टोरी पार्ट 2, मतलब देखिए, आम जनता अब समझने लगी है कि विभाजनकारी नीतियां सफल नहीं होंगी। तो यदि आप सिर्फ फिल्मों के भरोसे, हिंदू मुसलमान के भरोसे, गाय बकरा मुर्गी बीफ, इन सब के भरोसे यदि आगे बढ़ना चाहेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है, जहां तक मेरी सोच है, तो शायद नहीं हो पाएगा। लेकिन काम के दम पर, जैसा कि पश्चिम बंगाल में मैंने ऐसा कहा, तो अब जो केरल में जो स्थिति भाजपा की अभी है, तो निश्चित तौर पर जहां तक मेरी राजनीतिक समझ है कि अब आने वाले 5 साल भाजपा केरल में इस तरीके का काम करेगी कि बहुत बड़ा विषय नहीं है कि अगले बार वहां भी। अजय जी, अब बात करते हैं हम पुडुचेरी की। क्या यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत की ओर बढ़ रही है? क्या लगता है आपको फिलहाल अब तक के जो रिजल्ट आया? आपका सवाल जरा सा संदेह उत्पन्न करता है। जी, किस तरह का? कि बीजेपी एक तरफा, क्योंकि बहुमत का आंकड़ा है वहां 16 सीटें लिमिट है, 30 सीट है लिमिट है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वहां पर अभी तक बहुमत के आंकड़े में नहीं है। एनडीए 13 सीट जीत चुकी है। पुडुचेरी की बात आपने की, तो पहली बात आपने कही कि क्या भाजपा प्रचंड बहुमत, वहां पर एनडीए सरकार बना रही है, लेकिन एआईएनआरसी जो है वो बहुमत के करीब आंकड़े में वो है। लगभग अब तक 13 सीटों के वो आई है और 16 सीटों का वहां पर बहुमत है, तो लगभग 10 सीट तो एआईएनआरसी को आ गई है। तो 5-6 सीट यदि भाजपा जीतेगी तो एनडीए की सरकार है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्यों कमजोर क्यों, इसकी क्या वजह है वहां पे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कमजोर होने की मैंने आपको शुरुआत से लेकर अभी तक कई वजह बताई। हर स्टेट में एक अलग अलग स्थिति बन रही है। वैसे हर स्टेट में अलग अलग स्थिति बन रही है। देखिए, यदि आंकड़ों की बात करें, एक सेकेंड, ये टैब मेरे सामने खुला ही हुआ है, आंकड़ों की बात करें तो 2 सीट कांग्रेस अभी तक जीती है पुडुचेरी में और 4 पर आगे है, ठीक है। लेकिन कांग्रेस कहीं भी बढ़त के उसमें नहीं की। पिछला जो उनका परफॉर्मेंस रहा, यदि केरल को आप छोड़ें तो केरल के अलावा सारे जगहों पे कांग्रेस की स्थिति खराब ही है। खराब नहीं, बहुत खराब है। दूसरा, मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं तो मैंने फिर अभी कहा कि चूंकि हम मुख्यालय में बैठे हैं, एक नारा सोशल मीडिया में मैं सुबह से देख रहा हूं कि भूपेश बघेल जी जहां जाते हैं वहां बंधाधार करके आ जाते हैं। यही टैग जो है तो दिग्विजय सिंह पे लगा। हाँ, दिग्विजय सिंह जी पे भी लगा था। भाजपा के भी कुछ नेताओं पर इस तरह का टैग था, लेकिन उन्होंने बदला। लेकिन कांग्रेस जो है, कांग्रेस ग्रास रूट पर काम नहीं कर पा रही है। मैं छत्तीसगढ़ की बात करता हूं। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हैं और नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत हैं। आप वर्षों के पत्रकार हैं, लंबे समय से आप छत्तीसगढ़ की राजनीति को देख रहे हैं। मुझे चरणदास महंत का एक ऐसा बयान बताइए जिसमें उन्होंने सरकार को घेरा हो। बिल्कुल नहीं। वो तो खुद इस तरह से जान पड़ते हैं जैसे भारतीय जनता पार्टी से पैक हैं। बस बीच बीच में दीपक बैच का बयान आता है, वो भी इसलिए आता है क्योंकि अध्यक्ष हैं, उन्हें अपनी राजनीति जिंदा रखनी है। लेकिन छत्तीसगढ़ में भी बड़े नेता, हाँ, बावजूद इसके
ऐसा लगता है कि भूपेश बघेल एग्रेसिव है। जी, चलिए हम वापस पुडुचेरी पे आते हैं। हाँ। मेरा ये कहना है, क्या जिस तरह के जो समीकरण बन रहे हैं, जिस तरह के हालात सामने हमारे नजर आ रहे हैं, तो क्या छोटे छोटे राज्य में जो राष्ट्रीय दलों का जो दबदबा है वो क्या बढ़ रहा है या कम हो रहा है, क्या लगता है? भारतीय जनता पार्टी का बढ़ रहा है, लेकिन कांग्रेस लगातार कम है। लेकिन इन दोनों बातों में एक चीज और है कि छोटे छोटे राज्यों में इतनी बड़ी पार्टियां होने के बाद भी एक छत्र राज करने की स्थिति में ना भाजपा है ना कांग्रेस है। कांग्रेस तो खैर है ही नहीं, भाजपा भी एक छत्र राज। मतलब जिस तरीके से कहा जाता है कि पूरे देश में मोदी जी और अमित शाह का जलवा चल रहा है, तो छोटे राज्य इंगित करते हैं कि नहीं अभी हम हैं। तो जहां पे चुनाव हुए हैं, आपको क्या लगता है जो स्थानीय जो मुद्दे हैं वो क्या कारगर साबित हुए हैं? बिल्कुल, स्थानीय मुद्दों, देखिए विधानसभा चुनाव जो होता है स्थानीय मुद्दों पर ही बेस्ड होता है। जैसे मैंने आपको बंगाल की बात बताई कि बंगाल में क्लब फैक्टर एक बड़ा मामला था। क्लब फैक्टर एक बड़ा मामला था बंगाल में, किस तरह से लोगों को रोका गया, किस तरह से, मतलब बंगाल में यही स्थिति हुई कि फाल्ता विधानसभा में अभी तक मतलब मतदान नहीं हुआ है। 21 तारीख को मतदान होगा जी। मतलब शायद ये इतिहास में मतलब ऐसा गिना चुना होता है। तो नई पार्टी टीवी के जो सरकार बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बनाने ही वाली, क्या लगता है वहाँ पे किस तरह के समीकरण बने किसी भी जो है कि पूरा मामला एक तरफा चला गया? देखिए, अभी कुछ समय पहले सोशल मीडिया में मैं एक्स हैंडल पे था, तो एक मित्र है मेरे देवेश करके, उनका पोस्ट में देख रहा था। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने लिखा है अपने पोस्ट पर, अच्छे एनालिस्ट हैं वो भी पॉलिटिक्स के, लेकिन उन्होंने लिखा है अपने पोस्ट पर कि तमिलनाडु जो है वो कोई और ग्रह है। तो बिल्कुल इस बात से नकारा नहीं जा सकता कि जब विजय थलापति ने अपने टीवीके की स्थापना की थी और जब वो चुनाव में उतरे, तब आकलन ऐसा था कि वह सरकार को बड़ा डैमेज करेंगे या उनके बिना सरकार नहीं बनाई जा सकेगी। लेकिन आज वो लोग बोलते हैं ना कि बॉक्स ऑफिस में जिस तरह से 40 साल पहले एमजीआर ने जो चुनाव लड़ा था जी, 40 साल पहले सिनेमा से हट के एमजीआर ने जो चुनाव लड़ा था और पूरे तमिलनाडु का रुख बदल दिया था, बस ये स्क्रीन प्ले 2 है। समझ लीजिए कि एमजीआर ने पहला फिल्म एपिसोड बनाया था, विजय थलापति ने दूसरा एपिसोड बनाया है। तो 118 की जरूरत है और लगभग 101 सीट पे वो आगे चल रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच भारतीय जनता पार्टी की स्थिति वहां पे शून्य है, 2 सीट पर आगे चल रही है। वो जीत पाएगी कि नहीं जीत पाएगी वो तय नहीं है। तो ये लग रहा है कि जो विजय थलापति का जो स्टारडम था वो काम कर गया यहाँ पर। हाँ, कहा जा सकता है। देखिए, विजय थलापति का स्टारडम इसलिए भी काम किया जा सकता है, यदि हम साउथ की ओर जाएं तो जिन स्टार्स को देखने के लिए लोग अपना प्राण त्याग दें, मंदिर बना दें, पूजा करने लगे, वहां चुनाव में वोट देना कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। लेकिन एक चीज यह भी है कि बॉलीवुड अभिनेता और साउथ की बात करें तो वो जनता के लिए करते भी बहुत कुछ है। तीसरी बात कि सरकार बनाने वाली बात, तो विजय थलापति के जो पिता हैं उन्होंने 2 घंटे पहले ही मीडिया को यह बयान जारी कर दिया है कि हम कांग्रेस को साथ में लेंगे। हालांकि बयान ऐसा होना चाहिए कि हम कांग्रेस के साथ रहेंगे, लेकिन अब कांग्रेस उसी स्थिति में है नहीं। तो सीधी बात है कि हम कांग्रेस को साथ में लेंगे। अब यहाँ पर एक बड़ा विषय यह है कि 118 बहुमत के लिए चाहिए, 101 सीट में लगभग मैं बोलता हूं कि 100 सीट जीत भी गए, बात रहेगी 18 की। उन्होंने कहा कि हम कांग्रेस को साथ में लेंगे, कांग्रेस तो खुद वहां पर 2 से 3 सीट जीतने के कगार पे है, तो फिर दोनों मिलके। लेकिन तमिलनाडु में कांग्रेस की जो पुरानी सहयोगी पार्टी रही है AIADMK, उनके लोगों को लेकर विजय थलापति बिल्कुल सरकार बनाएंगे जी। लेकिन जिस तरह से विजय थलापति ने अपने सूची जारी की थी, अपने जो वादे किए थे कि औरतों को, जो महिलाएं हैं उनको 2500 रुपये महीना, 6 सिलेंडर साल के फ्री, और रेशमी साड़ी, शादियों के लिए लोन, शादियों के लिए पैसा, रोजगार के लिए, क्या ये सब चीजें इस चुनाव में उनके फेवर में गई? बिल्कुल। देखिए, मैंने पहले भी आपसे कहा, अभी फिर कह रहा हूं
कि लोक लुभावने वादे जो जनता के लिए होते हैं वो चुनाव में फर्क डालते हैं। बीते दिनों नरेंद्र मोदी जी की ओर से बयान आया था कि 500 रुपये सिलेंडर सस्ता कर दिया जाएगा। चुनाव खत्म हुए 993 रुपये महंगा कर दिया गया। तो तमिलनाडु में भी जो घोषणा की गई है तो उसका फर्क तो पड़ेगा, लेकिन किसी भी फल को तीर से मार के गिरा देना अलग बात है, और बिल्कुल पेड़ को ऐसे हिलाने लगो और कई आम गिर जाएं वो अलग बात है। तो ये जो विजय थलापति की जो जीत है ये बिल्कुल झाड़ हिलाने वाला काम है। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से वादे किए गए वो पॉलिटिकल रूप से बहुत सक्षम थे, नहीं थे। दूसरा, उनकी जीत में मैं अभी बीबीसी और कुछ साइट्स को पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि ज्यादातर विजय थलापति को जो वोट मिले हैं, उन्होंने जो वादे किए, लोक लुभावने घोषणाएं की, वो अलग बात है, लेकिन चुनाव प्रचार में एआई तकनीक का जो उन्होंने इस्तेमाल किया उससे लोग अट्रैक्ट हुए। बिल्कुल, उससे लोग अट्रैक्ट हुए। मतलब एक मंदिर बना देना एआई का, वहां से विजय थलापति निकल रहे हैं। विजय थलापति मतलब एक साथ 5 सभा विजय थलापति ले रहे हैं एआई के भरोसे। मतलब कुल मिला के पूरा चुनाव फिल्मी टाइप हुआ। बिल्कुल, पूरा चुनाव फिल्मी टाइप। बॉक्स ऑफिस पे वो फिल्म भी बिल्कुल हिट भी हो गई। और यदि विजय थलापति मुख्यमंत्री बनते हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा भीड़ होने पर जिस तरह से ब्लैक में टिकटें खरीदी जाती हैं, उसी तरह से फिर जनता बस लोक लुभावने वादों को लेके विजय थलापति जी को ढूंढते रहे कि एक कहाँ मिलेंगे एक्टर साहब, क्योंकि पॉलिटिकल व्यक्ति। दूसरी चीज ये है कि जहां पर भाजपा की प्रचंड हार होती है वहां पर भाजपा चैन से जीने तो नहीं देगी। अब एक नया नाम प्रधानमंत्री जी के समक्ष खड़ा हुआ है, वो है विजय थलापति। अब देखना आगे ये होगा। चलिए, तो ये थे 5 राज्यों के 25 बड़े सवाल जिन पर टिकी है पूरे देश की नजर। रुझान अभी जारी है और तस्वीर हर पल बदल रही है। अंतिम नतीजे ही तय करेंगे कि किसकी बनेगी सरकार और किसे करना होगा इंतजार। फिलहाल के लिए इतना ही। चुनावी हर अपडेट के लिए जुड़े रहिए इंडिया टाउन न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात।